बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी कि बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 19 से, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, यहाँ से रीड करना स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे जो बात की मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी से बता देती हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास ब्रेन है वहाँ पे क्या होगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है, और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच हुआ होता है। ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और ये पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो वेसल्स आ रही होती है यहाँ पे, कैपिलरीज जो होती हैं, जो हार्मोन्स को लेके जाती हैं हाइपोथैलेमस से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, उन वेसल्स को कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन। नाउ बेसिकली द हाइपोथैलेमस रिलीज द हार्मोन जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन से जाता है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, और इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को हुक्म देता है कि तुम दो हार्मोन्स रिलीज करो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम ये होता है कि बर्थ से पहले पहले तक ना हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल बन चुका होता है। अब उस फॉलिकल को, उनमें से बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे, बहुत सारे प्राइमोडियल फॉलिकल्स ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं, मगर ये कुछ फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल से ग्रैफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब होता यह है कि सारी ग्रैफिन फॉलिकल्स में नहीं कन्वर्ट होती, कुछ ही हमारे पास फॉलिकल्स होते हैं जो कि मैच्योर होकर ग्रैफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं। जो हमारे पास डीजनरेट हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रैफिन एट्रीसिया, और जो हमारे पास मैच्योर हो गया उसे हम कहेंगे ग्रैफिन फॉलिकल। सो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि एफएसएच ने क्या किया, जो ओवरीज में फॉलिकल थे उनकी मैच्योरेशन करवाई। और क्या होता है कि कुछ ओवरीज की मैच्योरेशन वो करवाता है, कुछ ओवेरियन फॉलिकल्स की मैच्योरेशन करवाता है, और उसमें से सिर्फ एक मैच्योर होकर ग्रैफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं जो कि ग्रैफिन एट्रीसिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर यही एफएसएच बेसिकली स्टिमुलेट करा होता है इस ग्रैफिन फॉलिकल के तुम रिलीज करवाओ एस्ट्रोजन। मतलब एस्ट्रोजन किसकी वजह से रिलीज हुआ? बाय द हेल्प ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये ग्रैफिन फॉलिकल कहाँ पे था? ओवरीज में था। तो हमारे पास ये एस्ट्रोजन ओवेरियन हार्मोन है और ये हमारे पास गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है। अब एलएच का काम क्या होता है कि एलएच ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास ग्रैफिन फॉलिकल बना है इसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है। ग्रैफिन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी oocyte निकाल देना, और फिर वो सेकेंडरी oocyte कहाँ पे चला जाता है? यूट्रस में चला जाता है। सेकेंडरी oocyte जब यूट्रस में चला गया तो पीछे जो ग्रैफिन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। तो एलएच ने क्या करवा दिया? ग्रैफिन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करवा दिया, और एलएच ने फिर क्या रिलीज करवा दिया? इन शॉर्ट प्रोजेस्टेरॉन। मतलब एलएच ने नहीं रिलीज करवाया, एलएच ने क्या करवाया? ओव्यूलेशन करवाई और फिर ग्रैफिन फॉलिकल को कन्वर्ट करवा दिया कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज करवा दिया प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन कहाँ पे रिलीज हो रहा है? ओवरी में रिलीज हो रहा है। तो ये भी हमारे पास ओवेरियन हार्मोन है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं दे आर बेसिकली रिलीज विद द हेल्प ऑफ द गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स। ये बात बेसिकली हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, ठीक है, और यहाँ तक ये बात हमने खत्म कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास ओवेरियन साइकिल। अच्छा, ओवेरियन साइकिल बेसिकली जो मैंने आपको oogenesis के स्टेप्स बताए थे ना, यहाँ पे सारे वही स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो अगर आपको ओवेरियन साइकिल आ जाता है तो आपने यही स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। इसके साइड बॉक्स अभी मैं छुड़वा रही हूँ क्योंकि मैं आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगी सारी कुछ। अब बेसिकली नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम रीड करने से पहले आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को रीड करना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन याद करनी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। जो मंथली चेंजेस आ रहे होते हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है, इंटरनल लेयर ऑफ यूट्रस के अंदर, उसको हम कहते हैं इंडोमेट्रियल साइकिल या फिर हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कह देंगे। बाकी सारा मिस करवाए और आगे इसके फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर आ जाए। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सबसे पहला फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज अबाउट 4 to 5 डेज का होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग होती है यानी इंडोमेट्रियम होती है, ठीक है, इंडोमेट्रियम शेड हो रही होती है, ठीक है, और उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो वजाना के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट तो नहीं कह सकते, मगर वजाना के थ्रू वो एलिमिनेट हो जाती है बॉडी से। अब इसमें आप लोगों ने ये वाला फिगर करनी है, ठीक है। इस फिगर में आप लोगों ने देखना है कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ना एक ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं और दूसरे हमारे पास गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने बात नोटिस करनी है कि ये वाला जो हमारे पास डेज है, ठीक है, ये हमारे पास कौन से डेज है? मेंस्ट्रुअल फेज के, जिसमें मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं वो लोएस्ट होते हैं एट दिस टाइम पे, ठीक है। यानी ओवेरियन हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, ठीक है। ये देखिए एस्ट्रोजन है और ये हमारे पास प्रोजेस्टेरोन है, और दोनों का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। बट इसी दौरान क्या हो रहा था कि जो एफएसएच का और एलएच का, ठीक है, एलएच बहुत कम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। मगर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, उसकी जो लेवल होता है, ठीक है, वो शुरू दिन से जैसे ही हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीक पे जाता रहता है। सो मेंस्ट्रुअल फेज में आप लोगों ने पहली बात याद रखनी है कि यूट्रस रेडी हो रही होती है। दूसरी बात याद रखनी है 4 से 5 डेज का होता है। तीसरी बात याद रखनी है कि इसमें हमारे पास ओवेरियन हार्मोन सब बिल्कुल निगलेबल होते हैं, ठीक है। मगर अगर देखा जाए हमारे पास गोनाडोट्रोफिन हार्मोन तो एलएच कांस्टेंट होता है, ठीक है, और जो एफएसएच होता है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाने की, उसका लेवल इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होता है। अब पॉलीफ्रेटिव फेज में आते हैं, ये हमारे पास 9 डेज का होता है। अब ना पॉलीफ्रेटिव फेज को समझने के लिए जो मैंने आप लोगों को समझाया था ना पहले, ठीक है, शुरू में से भी समझाया था कि जो एफएसएच है ना, ठीक है, अब ये एफएसएच रिलीज होता है, ठीक है, पॉलीफ्रेटिव फेज पे। जैसे मैंने कहा था कि एफएसएच की क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो एफएसएच की क्वांटिटी इंक्रीज हुई और ये एफएसएच क्या कर रहा है? जाके ओवेरियन फॉलिकल के पास जाता है और कहता है भाई उठो तुम्हारा काम आ गया, और कुछ ओवेरियन फॉलिकल्स को सिलेक्ट करता है, उसमें से देखता है कि कौन सी सबसे अच्छी है, ठीक है, उसको ग्रैफिन फॉलिकल बना देता है और बाकी सारे को डीजनरेट करके ग्रैफिन एट्रीसिया बना देता है, ठीक है। अब ये ग्रैफिन फॉलिकल क्या रिलीज करेगी? एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन क्या करेगी? 2 काम याद रखना कि जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज में
इंडोमीटियम शेड हो गई थी ना, अब इसने वो इंडोमीटियम दोबारा बनानी है, ठीक है। अब इंडोमीटियम हमारी अगेन वेलवेटी हो जाएगी, ठीक है। और एक तो काम ये होगा कि इंडोमीटियम वेलवेटी होगी, दोबारा से थिक होगी, मगर दूसरा भी इसका एक काम होता है। दिस इज बेसिकली द सर्विक्स, ठीक है, जो यूट्रस के नीचे होता है। अब इस सर्विक्स में क्या होता है कि सर्विक्स और यूट्रस के बीच में सर्विकल म्यूकस होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सर्विकल म्यूकस पॉलीप्लेटिव फेज में जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो ये सर्विकल म्यूकस बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, और दूसरे जितने भी फेजेस होते हैं उसमें सर्विकल म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक होता है ना। तो क्वेश्चन राइजेस कि यहाँ पे हमने सर्विकल म्यूकस थिन करना ही क्यों है, इस वजह से ताकि अगर स्पर्म इंटर करे तो वो इजीली पेनिट्रेट करके एग के साथ फ्यूज कर जाए। अब एक बात आप लोगों ने याद करनी है पॉलीप्लेटिव फेज में कि जब हमारे पास ये एफएसएच पहले बहुत ज़्यादा था, ठीक है, नो डाउट एफएसएच ने बहुत अच्छा काम करवाया और एफएसएच ने इनडायरेक्टली एस्ट्रोजन को रिलीज भी करवाया। मगर अब क्या होता है कि एस्ट्रोजन ना नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को, यानी कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी हमारी एफएसएच ने एस्ट्रोजन रिलीज करवा के एस्ट्रोजन जैसे ही अपने पीक पे जाता है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एफएसएच का लेवल वो कम करता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पीक पे है और यहाँ पे अगर आप देखें तो एस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज़्यादा, एफएसएच का लेवल सबसे ज़्यादा कम है। अब इसी दौरान पे क्या होता है कि एलएच का लेवल इंक्रीज़ करता है, एलएच का लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, अपनी सर्च पे पहुंच जाता है, और फिर इस जब एलएच ज़्यादा हो गया तो ओव्यूलेशन होगी, ठीक है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, वो निकल गया सेकेंडरी oocyte किसे, ग्रेफिन फॉलिकल से, और पीछे उसने क्या छोड़ दिया, कॉर्पस ल्यूटियम छोड़ दिया। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज़ करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करेगा। तो पॉलीप्लेटिव फेज में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एक तो ये 9 डेज़ के, ठीक है, दूसरा आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें हमारे पास एफएसएच और एलएच, ठीक है, ये हमारे पास रिलीज़ करवा रहे होते हैं इनडायरेक्टली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूटियल फेज अबाउट 13 डेज़ का होता है। इसमें क्या आप लोगों ने याद रखना है 13 डेज़ का होता है, और इसमें बेसिकली क्या हो रहा था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास ये देखिए, जो कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास बच गया था ना, ठीक है, कैसे, जब हमारे पास सेकेंडरी oocyte चला गया था। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज़ करना होता है प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, जो इंडोमीट्रियम है, ठीक है, एक तो उसको थिकन रखेगा और दूसरा इंडोमीट्रियम के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उन ग्लैंड्स को कहेगा कि ग्लाइकोजन रिलीज़ करो, ठीक है, वो ग्लैंड इनलार्ज होंगे। ये बात याद रखनी है, एक इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द ग्लैंड टू रिलीज ग्लाइकोजन रिच मटीरियल। और एक और भी बात याद रखनी है कि बेसिकली हमारे पास होता है कि जो स्पाइरल आर्टरीज होती है ना, ठीक है, स्पाइरल आर्टरीज वो भी बनने लग जाती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास एक वीनस नेटवर्क बन जाता है जिसे हम लेक्यूना कहते हैं। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से फेज़ में कितने डेज़ का है, ठीक है, और उसमें बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे होते हैं, और वेरियन हार्मोन्स का पता होना चाहिए कि वो उनका लेवल कितना है, और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का पता होना चाहिए, और ये वाली डायग्राम जरूर बनाने आनी चाहिए, और दिस वन टू, ओके। अब पीछे एक टॉपिक रह गया था, ठीक है, अब वो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम। इसके लिए सिंपली आप लोगों ने मेरे नोट्स लिखने हैं, ठीक है, मैंने बुक से ही बनाए हैं, ठीक है, बस पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है। इसमें आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास फॉलिकल डेवलप करता है, ठीक है, फॉलिकल क्या करता है, जो एस्ट्रोजन है वो रिलीज़ करवाएगा, एस्ट्रोजन थिकन कर देगी यूटेराइन लाइनिंग को, और जब एस्ट्रोजन की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये ट्रिगर करती है कि हमारे पास एलएच रिलीज हो जाए। अब उसके बाद पता है क्या होता है, अगर आपको मेरी ये वाली पिक्चर याद हो ना, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास क्या ग्रेफिन फॉलिकल, ठीक है। अब ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, एंट्रम, एंट्रम के अंदर इतना ज़्यादा फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। अब ये फ्लूइड क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। इस प्रेशर को कहते हैं इंट्रा फॉलिकुलर प्रेशर, यानी फॉलिकल के अंदर प्रेशर आ गया। क्यों आया प्रेशर, एंट्रम में बहुत ज़्यादा फ्लूइड था। अब सोने पे सुहागा इसका ना जो थीका स्टर्ना होता है उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। अब स्मूथ मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करें, दो चीज़ें याद रखना हमेशा, ठीक है, उसने इतनी मेंशन की हुई है, एक स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा हमारे पास इस फ्लूइड की एक्युमुलेशन। ये दोनों क्या करेंगी, प्रेशर जनरेट करेंगी और सेकेंडरी oocyte को धकेल के बाहर निकाल देंगी, ठीक है। अब जैसे ही वो निकलेगा, ठीक है, ये अब ओवरीज में प्रोसेस हो रहा था ना, ठीक है, ये इधर पीछे क्या हमारी सारी पेरिटोनियल, ये वाली पेरिटोनियल कैविटी है और ये यूट्रस, ठीक है। अब कहाँ पे एग इधर निकल गया, किधर, पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। अब जब एग पेरिटोनियल कैविटी में निकलता है तो इधर क्या है हमारे पास फिम्बरी, ये फिम्बरी क्या करती है, ऐसे ऐसे करके ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि सेकेंडरी oocyte को अपने अंदर ले जाती हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocyte पे सीलिया की बदौलत ना यहाँ तक आ जाता है, यानी फुलैपियन ट्यूब में। इसमें बस सीनियर से कहा था रीड करना है, तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। और अगर किसी का बहुत दिल कर रहा है याद करने का तो मेरी नोट से कर ले। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम का जिक्र आता है। कॉर्पस ल्यूटियम में ना एक बात याद रखनी है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है यार, कैसे बना था। ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल बच गया था ना, उसको हम कह रहे थे कॉर्पस ल्यूटियम। अब दो तरह के कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी और एक होता है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सिंपल सी बात है, अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी कहलाएगा, मगर अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहलाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन का क्या फेट होता है कि बेसिकली वो 10 और 12 डेज़ के बाद डी जनरेट हो जाता है और एक वाइट स्कार बन जाता है जिसका हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन। और जो कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिक्रीट कर रहा होता है ऐसा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, और वो प्रोजेस्टेरोन जो इंडोमीट्रियम है, ठीक है, उसको थिकन करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने तो इसको डी जनरेट होने से बचाना है ना, इसी वजह से जो हमारे पास फीटस बनता है, ठीक है, वो रिलीज़ करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये HCG कहाँ से रिलीज़ होता है, ट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर्स होती है, वो हम बाद में जाके पढ़ेंगे। उसकी एक लेयर होती है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट HCG रिलीज़ करती है और प्रिवेंट करती है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी की डी जनरेशन, ठीक है। अब 20 वीक्स तक तो कॉर्पस ल्यूटियम ही काम करेगा, बट उसके बाद प्लेसेंटा बन जाता है, तो प्लेसेंटा के बाद कॉर्पस ल्यूटियम की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो डी जनरेट हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिनेमैट्रिक्स का, यहाँ पे, ठीक है। सिनेमैट्रिक्स क्या होता है कि बेसिकली
जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, जब उन पे मेनोपॉज आ जाता है, ठीक है, 45 टू 55 ईयर ओल्ड के बीच में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिलीमेट्रिक। इसमें हमारे पास हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो हार्मोन लेवल्स हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन और ये सारे, ठीक है, इनका ग्रेजुअल डिक्रीज आता है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल चेंज भी है, ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स होंगे और फिर जाके स्टॉप हो जाएंगे। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है, और हॉट फ्लैशेस, ठीक है, ये सब कुछ। और सिग्निफिकेंस क्या है इसमें बेसिकली क्लिमेट्रिक में मेनोपॉज हो जाता है, एंड ऑफ फर्टिलिटी है, ठीक है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मैंने करवा दिया, ठीक है, इसके एंड पे बेसिकली एक बात है कि ये छोड़ दो, ठीक है, और इसके एंड पे लिखा हुआ है एक, यहाँ पे इस्कीमिया के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसको भी मेरे नोट से कर लो। बातें सारी मैंने कलम वाली लिखी हुई है, बट मैंने उसको ना पॉइंट्स में कर दिया। यार सिंपल सी बात है, इस्कीमिया का क्या है, इस्कीमिया वो प्रोसेस होता है जहाँ पे अगर उस साइड की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती ना, ठीक है, तो ऐसा हार्मोनल चेंज आता है जिसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, वो एक तो उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का रिलीज, और कॉर्पस ल्यूटिया डीजनरेट हो जाएगा। यानी ये कब हो रहा है, जब हमारे पास उस साइड फर्टिलाइज नहीं हुआ। अब कैसे हो रहा है वो हम पढ़ते हैं। अब पहले अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला था स्पाइरल आर्टरीज बन रही थी, ठीक है, जब हमारे पास एस्ट्रोजन था, मगर अब तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं है, ठीक है, जब क्योंकि कॉर्पस ल्यूटिया डीजनरेट हो गया, तो फिर क्या करेंगे, स्पाइरल आर्टरीज को तो कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, तो स्पाइरल आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, पहले डायलेट थी, ठीक है। अब जैसे ही कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो उसमें से ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे ही ब्लड फ्लो वहाँ से कम हुआ तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो कम हो गया, तो रेड रेड तो नहीं नजर आएंगी, पेल हो जाएगी इंडोमेट्रियम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्लैंडुलर सिक्रीशन भी नहीं है, ठीक है, और ब्लड फ्लो भी इतना ज़्यादा कम है। ऐसी आर्टिस्ट कंस्ट्रक्ट होती जाएंगी और एक वक्त आएगा जब वीनस स्टेसिस स्टार्ट हो जाएगा, स्लो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन इन वेन्स को कहते हैं वीनस स्टेसिस, और इस्कीमिक नेक्रोसिस होने स्टार्ट लग जाएगी, यानी इंडोमेट्रियम टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं उनकी डेथ स्टार्ट होने लग जाएगी। अब वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, वो तो डैमेज होने लग गई हैं, तो ऑब्वियसली वो रप्चर करेंगी, ठीक है, वहाँ से ब्लड निकलेगा और वो सराउंडिंग टिश्यूज़ में सीप आउट करेगा, फिर वहाँ पे ब्लड पूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर ब्लड कहाँ पे जाएगा, वजाना के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इसी प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और फिर रीजनरेशन, यानी दोबारा से हमारे पास जो इंडोमेट्रियम है, ठीक है, वो रीजनरेट कर जाएगी, जो इसके जो रेमनेंट्स ऑफ बेसल लेयर है, ठीक है, रिमेन, और वो दोबारा से हमारे पास दोबारा पॉलिक्रिएटिव फेज में दोबारा बन जाएगी। अब इसके बाद वैसे तो आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, ठीक है, मगर ये मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर आप लोग देखते ही नहीं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।